Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javeria Khurram. I'm here to teach you physics of second year. So सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ टॉपिक. तो चैप्टर का जो नेम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो हम इलेक्ट्रो से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पर जो कोई चीज़ पड़ी होती है उसके हवाले से बात हो रही है. यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. रेस्ट पर जो चार्जेस होते हैं उनको स्टडी ऑफ चार्जेस रेस्ट जो हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट पर जो चार्जेस पड़े होते हैं उनको स्टडी करना हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है. अब हमें पता है कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं. जो हम पढ़ चुके हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. अब देखिए पॉजिटिव चार्जेस जो सेम चार्जेस होते हैं उनको लाइक चार्जेस कहते हैं. सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर फेंक देंगे. जबकि अनलाइक चार्जेस जो कि डिफरेंट चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये अनलाइक चार्जेस है. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हम इसका पढ़ते हैं अपने चैप्टर का, कुलम्स लॉ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले देखते हैं कुलम. कुलम जो था वो एक साइंटिस्ट जो है उसका नाम था चार्ल्स कुलम और उसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था. और उसने जो है वो चार्जेस के दरमियान सबसे पहले फोर्स को मैयर किया था, ठीक है, जिसकी और उसने उस लॉ की बुनियाद पर ही यानी कि अपने नाम पर ही उस लॉ का नाम रख दिया कुलम्स लॉ जिसको कहा जाता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1784 में चार्ल्स कुलम ने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था. अब देखते हैं कि वो लॉ क्या था, उसने क्या ऐसा कानून डिस्कवर करवाया था. उसने कहा था कि द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. यानी कि जैसे आप यहाँ नीचे फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है कि जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दो चार्जेस हमने लिए हैं पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जो रेडियस का स्केयर होगा हमारे पास, डिस्टेंस का स्केयर होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. इन्वर्स और डायरेक्ट का रिलेशन हमें पता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और इन्वर्स का मतलब होता है अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी. तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और सेकंड जो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में आई थी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. अब नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है जैसे कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को. दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया था. अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, एक कांस्टेंट चीज़ आ जाती है. यहाँ पर हमने के कांस्टेंट इस्तेमाल किया है जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर के इस्तेमाल किया है. अब यहाँ पर जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी है एंड कूलम्स कांस्टेंट भी है. अब के यहाँ पर इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, जहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 4 में के की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखें 4 की वैल्यू भी हमें पता है, 5 की वैल्यू भी हमें पता है और एप्सिलॉन नॉट भी हमें मालूम है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं है. देखें अब यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम याद रखेंगे 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम. तो ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास के की फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर. अब ये जो मैंने पढ़ा है ई नॉट, इसको हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो के की वैल्यू हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमें पता है इसमें हम पुट कर देंगे और ये हमने एज इट इज़ इसका इक्वेशन नंबर 5 बना लिया. आप ये नोट्स अपने टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बोर्ड पेपर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज़ ये ऑर्गेनाइज है और बहुत अच्छे से इनको डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट अब हमें कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हमारे पास जो आया है वो है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए एक और टॉपिक हमारे पास आ रहा है कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ. कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया है कि जो चार्जेस हैं इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है.
एज इट इज़ हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी पता होना चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं रिसेंटली 9 क्लास में, 10 क्लास में, फर्स्ट ईयर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक चीज़ एक्ट कर रही है तो साथ में वो रिएक्ट भी करेगी उसके साथ, ठीक है। तो अगर एक चीज़ फोर्स लगा रही है तो नेक्स्ट वाली चीज़ भी उस पर फोर्स लगाएगी, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो कूलम्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि इफ़ चार्ज Q1 एग्जर्ट फोर्स ऑन द चार्ज Q2, अगर Q1 चार्ज जो है वो Q2 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो इसका मतलब Q2 भी Q1 पर एग्जर्ट करेगा। अगर ये उस पर एक्शन तो वो उसका रिएक्शन भी करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने दो चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R। अब हमें पता है कि Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है। इसके साथ हमें पता है इसकी फोर्स है F2, इसकी फोर्स है F1। इसकी फोर्स है F2 लेकिन लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है, इसके लिए हमने इसके साथ 1 लिख दिया, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास डिस्टेंस R2 है, लेकिन यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से इसको हमने 1 साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास है जो फोर्स Q1 एग्जर्ट कर रहा है Q2 पर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है, अब इसने इस पर एग्जर्ट किया फोर्स, तो इसका मतलब Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा कोई ना कोई। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास Q1 है, Q2 है। अब हमारे पास है Q1 की फोर्स है F1, इसका जो रेडियस है, इसका जो डिस्टेंस है वो है R1। तो लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है, इसके लिए हमने इसके साथ 2 और इधर भी हमारे पास 2 लगा दी। ये हमारे पास है जो Q2 Q1 पर लगा रहा है, ये हमारे पास था जो Q1 Q2 पर लगा रहा है। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अभी हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ पर देख रहे हैं अगर इसकी फोर्स हमने ये लगाई है तो इसका मैं आगे हमारे पास डिस्टेंस भी हमने इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा है जो हमारे पास Q2 ने Q1 पर लगाई है फोर्स, और ये वाली कौन सी फोर्स है जो Q1 Q2 पर लगा रहा है, ठीक है। पहली फोर्स और ये दूसरी फोर्स है। अब देखिए हमें पता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, लेकिन देखिए इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। बोथ चार फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, सॉरी, वो ऑपोजिट है। यानी कि माइनस का साइन आ गया तो इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। एंड हमें याद ये भी रखना है कि कूलम्स फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द कूलम्स फोर्स। यानी कि अगर हम फोर्सेस, अगर दो चार्ज हैं उनके दरमियान अगर हम कोई मीडियम रख दें, कोई इंसुलेटर रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो क्या कूलम फोर्स उस पर क्या असर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है इफ़ एन इंसुलेटर इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस। अगर हम एक इंसुलेटर है, कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी चीज़ है, उसको दो चार्जेस के दरमियान रख देंगे तो कूलम फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो कम होगी या क्या वो बढ़ेगी। तो वो कम हो जाएगी बाय द फैक्टर ई आर। अब ई आर यहाँ पर क्या है, तो ई आर हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे। जब भी हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो कूलम फोर्स बाय फैक्टर ई आर रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने फार्मूला जो कूलम लॉ का पढ़ा था वही हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, बस हमने यहाँ पर ई आर लिख दिया, ठीक है। इसको एफ प्राइम का नाम दे दिया। जो हमारे पास कूलम फोर्स है वो कम ज़्यादा हो जाएगी इस वाली फोर्स है जिसके साथ रिलेटिव परमिटिविटी है, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी शो करेगी कि हमने चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेटर रख दिए। अब जो हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। जब किसी चीज़ का यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि हम डायमेंशन मोस्टली यूनिट से चीज़ निकाल के लगा रहे होते हैं कि यूनिट से मोस्टली हम डायमेंशन बना रहे हैं। जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, तो हम उसकी डायमेंशन भी क्या लगाएंगे, LT-1 लगाएंगे उसकी डायमेंशन। तो इसका अगर यूनिट नहीं है तो इसका मतलब इसकी हमारे पास डायमेंशन भी नहीं है। और इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए हर चीज़ अगर डिफरेंट है तो उसकी डिफरेंट आगे वैल्यूज़ आती हैं। कोई किसी वैक्यूम में उसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है, एयर में उसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम में, खला में इसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है। वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1 और एयर में इसकी वैल्यू होती है 1.0006 इसकी वैल्यू एयर में होती है, ठीक है। ये हम MCQs के तौर पर भी याद रखेंगे और हमें पता भी होना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम में क्या है और एयर में हमारे पास क्या है।
तो हमारे पास ये 3 टॉपिक थे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। और हमें फॉर्मूले से ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास फोर्स बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम रेडियस उसका रिड्यूस कर रहे हैं, डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, तो फोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज जो हमारे पास कूलम फोर्स है वो इनवर्स रिलेशन में आ रही है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए एज ए MCQs के तौर पर। और ये 3 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया है। कूलम्स लॉ के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया है, कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताया है, एंड इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स के बारे में बताया। आई होप कि आपको इसके टॉपिक की प्रॉपर समझ आई होगी और आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।